नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी दोस्त एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ ये काफ़ी अलग कहानी है और इस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। अगर उनमें से कुछ दोस्तों के नाम मैं शायद कभी भूल जाऊँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब मेरे दिल से दूर हैं। आप सब मेरे दिल के उतने ही करीब हैं जितना कि कोई खास दोस्त किसी खास दोस्त के होता है। मेरे कुछ दोस्तों के नाम हैं अमित जी, नवीन शर्मा जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, रूबी जी, प्रियांशी जी, पूनम सैनी जी, रवि जी, गोल्डन स्क्रीन सिनेमा जी, कोमल जी। उसके अलावा और भी जो भी दोस्त हैं मैं सबको दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सब अपने प्यार और सपोर्ट के साथ साथ एक और चीज़ का खास ख्याल रखें कि आप सब मेरी इन कहानियों को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें जिन्हें इस तरह की कहानी सुनना पसंद है। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है रक्षा की, जो कि एक ऐसी लड़की जिसे अपने सपने का राजकुमार मिल गया और उसी राजकुमार के साथ आज उसकी शादी बड़े धूमधाम से करवाई गई और बहुत ही आलीशान शानदार शादी के बाद वो अपने मायके से विदा होकर आज अपने ससुराल आ चुकी है। वो बहुत खुश थी, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि पति तो उसे मनचाहा मिला ही था, लेकिन ननद के रूप में उसे एक ऐसी लड़की मिली जो कि पहले से ही मतलब सालों पहले से उसकी सबसे नज़दीकी दोस्त भी थी और उसका पूरा परिवार रक्षा को बहुत पहले से जानता और पसंद भी किया करता था। इसलिए इस शादी से दोनों परिवार में इतनी खुशियां आ चुकी थीं जिसका कोई ठिकाना नहीं था। रक्षा का गृह प्रवेश हुआ और उसे बड़े धूमधाम के साथ उसके नए घर में स्वागत करके घर के अंदर लाया गया और लड़की के पैर की छाप जैसे घर में लक्ष्मी के आगमन के समय की जाती है वो रस्म रक्षा ने पूरी की और अब सब लोग उस रस्म को पूरा करने के बाद हॉल में दूसरे रस्म को पूरा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन किसी का ध्यान अब उन पैरों के निशानों पर नहीं गया था जो कि लाल खूबसूरत रंग के थे। अब वो बदल कर काले हो चुके थे और ये निशान जैसे अपना रंग बदल रहे थे। क्या रक्षा की जिंदगी भी वैसे ही अपना रंग बदलने वाली थी? इस कहानी में आगे आप सबको ये पता चलेगा। रक्षा और सारा उसका नया परिवार उसके इर्द गिर्द ही था। सब लोगों के साथ वो अपनी हर एक खुशी को बांट रही थी और सबकी खुशियां इतनी ज़्यादा थीं कि घर से हंसी मजाक का माहौल खत्म ही नहीं हो रहा था। देखते ही देखते रात के 1:30 कब बज गए किसी को पता ही नहीं चला। अब सब थक कर अपने अपने कमरे में जाकर आराम कर रहे थे। रक्षा अपने सुहाग की सेज पर बैठी हुई दुल्हन बनी हुई, उसके मन में भी एक अजीब सा डर और घबराहट थी क्योंकि रक्षा के लिए ये समय आज तक जिसके बारे में वो सिर्फ सपनों में सोचा करती थी वो समय आ चुका था। रक्षा को ये नहीं पता था कि इस वक्त उसे कैसे बिहेव करना चाहिए, इसलिए रक्षा थोड़ी डरी, थोड़ी सहमी और थोड़ी घबराई हुई थी। अब उसका प्रेमी
उसका आशिक, उसका राजकुमार और उसका पति उसके कमरे में एंटर करता है और धीरे धीरे वो रक्षा की तरफ आगे बढ़ता है। रक्षा उसके पैरों के आहट को पहचान कर धीरे धीरे खुद को और ज्यादा सिमटती जा रही थी और वो जिस तरीके से खुद को समेट रही थी उसे देखकर ही रौनक को ये अंदाजा हो चुका था कि वो कितनी ज्यादा डरी हुई है। इसलिए रौनक धीरे धीरे चलते हुए उससे कुछ दूर जाकर बिस्तर पर बैठ जाता है और बड़े प्यार से रक्षा को पहले तो वो समझाने की कोशिश करता है और फिर जब धीरे धीरे रक्षा उसकी बातों को समझकर और खुद को कंफर्टेबल कर लेती है, तब फिर उन दोनों ने अपने नई जिंदगी की शुरुआत की तरफ बस एक कदम और बढ़ाया ही था कि तब तक अचानक रक्षा पागलों की तरह हंसने लगती है और उसके चेहरे में एक अजीब से चेहरे की झलक रौनक को दिखाई देती है। वो झलक किसी औरत की नहीं और रक्षा की तो बिल्कुल नहीं थी। वो रौनक को साफ साफ पता चल रहा था कि किसी आदमी के चेहरे की झलक उसके चेहरे में दिखाई दे रही है और रक्षा एक नहीं दो आवाजों में जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस रही थी और उसके कमरे से ऐसी आवाजें आते हुए सुनकर धीरे धीरे घर के बाकी लोग भी दरवाजे पर इकट्ठे होने लगे और वो लोग अब इन आवाजों को सुनकर दरवाजे के बाहर से घबराते हुए दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दे रहे थे। अब दरवाजे को रौनक ने धीरे से खोला। उसकी घबराहट साफ साफ उसके चेहरे पर झलक रही थी। तब उन्होंने रौनक से पूछा कि क्या बात हो गई और बहू की आवाज ऐसी अजीब सी क्यों आ रही है। तब रौनक ने सारी बातें उन सबको घबराते हुए बता दी। ये बात सुनकर सबसे पहले रौनक की बहन कमरे में आई, वो जो कि रक्षा की बहुत सालों पुरानी अच्छी दोस्त थी। उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है भाई, आप अभी रक्षा को जितना भी जानते हैं मुझसे कम जानते हैं। तो मुझे पता है रक्षा के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कहकर वो बड़ी तेजी से रक्षा की तरफ आगे बढ़ती है। जब उसने रक्षा को चेहरा घुमाने के लिए अपनी तरफ कहा, तब वो नज़ारा देखकर रौनक की बहन भी डर कर 4 कदम पीछे हो गई और हंसते हंसते पागलों की तरह वो दीवार से अब अपना सर मारने लगी और धीरे धीरे करके वो वहीं जमीन पर गिर के बेहोश हो गई। डॉक्टर को बुलाया गया, मरहम पट्टी करवाई गई, लेकिन घर वालों ने जो नज़ारा देखा था, ये नज़ारा देखने के बाद घर की एक बुजुर्ग महिला जो कि शादी में शरीक होने के लिए आई थी, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये डॉक्टर के बस की बात नहीं है, तुम्हें जल्दी से जल्दी किसी तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा, वरना तुम अपनी बहू से अपना हाथ धो बैठोगी। ये बात सुनकर सबको बहुत अजीब लगा। सारे लोग शहर के थे, मॉडर्न थे, वो तो ऐसी बातों में मानते ही नहीं थे। तो अचानक से तांत्रिक, पंडित, ओझा ऐसे किसी को घर पे बुलाना कैसे हो सकता है। लेकिन सबने इस बात को आज रात तो टाल ही दिया और अगली सुबह रक्षा जब उठी तो उसे कुछ भी पिछली रात की बात याद नहीं थी और रौनक ने भी यही सोचकर उसे कोई बात याद नहीं दिलाई कि अगर वो ऐसी कोई बात उसे याद दिलाएगा तो फालतू में वो भी परेशान हो जाएगी। रौनक ने पूरी बातों को संभाल लिया था। रक्षा बिल्कुल आम सा व्यवहार कर रही थी और आज सुबह की जो भी रस्में थीं, वो सारी रस्में बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी कर ली गईं और रक्षा तब तक बिल्कुल सामान्य थी।
अब सबको ये लगने लगा कि शायद कल थकावट या किसी घबराहट परेशानी की वजह से रक्षा वैसा बिहेव कर रही थी। अब रक्षा बिल्कुल ठीक है, तो उन्हें डरने घबराने की कोई बात नहीं है। उसके बाद जैसे जैसे शाम ढलने लगी, रक्षा की बेचैनी, रक्षा की घबराहट उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आने लगी थी। देखते ही देखते सूरज डूब गया और मानो जैसे इनकी खुशियों का भी सूरज फिर से दोबारा डूब गया। रक्षा वहीं अपने सोफे पर बैठी हुई थी और वहां वो सर झुकाकर चुपचाप बैठी हुई थी। सर पर घूंघट था, थोड़ा, पूरा नहीं, थोड़ा, जिससे कि रक्षा भी सामने वालों को देख सके और सामने वाले भी रक्षा की आधे चेहरे को तो अच्छे तरीके से देख पा रहे थे। अब उसके मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो चुकी थी। सबने ये सोचा कि बहू थक चुकी होगी, तो अब उसे उसके कमरे में जाकर आराम करने के लिए कह दिया जाए। वो जैसे ही रक्षा के पास पहुंचे, उसे हाथ पकड़कर उठाकर ऊपर लेकर जाने के लिए, वैसे ही तुरंत रक्षा ने अपनी सास का हाथ जोर से झटक दिया और वो जोर जोर से दांत किटकिटाने लगी। ऐसी आवाज, ऐसी भयानक आवाज जिसको सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते और वो पागलों की तरह इधर से उधर पूरे हॉल में दौड़ दौड़ कर सारे सजावट को नोच नोच कर जमीन पर गिराने लगी। इस बीच लगातार उसके दांत की कटकटाहट जारी थी। वो जिस तरीके से भयानक रूप में दिख रही थी, थोड़ी ही देर में देखते देखते उसका काजल फैल गया था। उसकी आंखें पहले से ज्यादा बड़ी और बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई दे रही थी और रक्षा कह रही थी, किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, इसको तो साथ लेके ही जाऊंगा, साथ में तुम सब भी मरोगे। और भी ऐसी भयानक भयानक बातें, जो बातें घर वाले रक्षा से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अब उसी बूढ़ी अम्मा ने, जिन्होंने पिछले रात ओझा तांत्रिक को बुलाने का सुझाव दिया था, उन्होंने कहा, जितना मुझे समझ में आ रहा है, अब तुम अपनी बहू को बचा नहीं पाओगी। इस पर कोई बहुत ही भारी हवा लग चुकी है। ये सारी बातें सुनकर अब रौनक इतना ज़्यादा चिढ़ चुका था कि रौनक ने उन बूढ़ी अम्मा को, अपनी माँ को, सबको डांटते हुए रक्षा को संभालने की कोशिश करना शुरू कर दिया। लेकिन रौनक को इस तरीके से रक्षा ने अपना हाथ पकड़ते ही उठाकर झटके से फेंका, मानो जैसे वो रौनक नहीं, लड़का नहीं, कोई खिलौना हो। ये नज़ारा देखकर अब सब लोग रक्षा के पास जाने से डर रहे थे। रौनक को चोट लग चुकी थी। रौनक के लिए भी डॉक्टर बुलाया गया और रक्षा इसी तरह से पागलों जैसी हरकतें करते करते अपने कमरे में जाकर रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद करके बैठ चुकी थी। किसी ने जानबूझकर उसके रूम का दरवाज़ा खुलवाने की भी कोशिश नहीं की। लेकिन आज उसने घर में जितनी तबाही मचाई थी, अब इस बारे में उसके मायके वालों से बात करना बहुत ज़रूरी था। तब उसकी सास ने अब रक्षा के घर पर फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाकर सारी बातें एक एक करके उसके घर वालों को बता दी। घर वालों ने साफ साफ इनकार कर दिया कि रक्षा के साथ ऐसी कोई परेशानी कभी भी नहीं थी, तो उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। ऐसा उनकी बेटी के साथ नहीं हो सकता। फिर भी वो अगले दिन जल्दी से जल्दी वहां पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे। और यही हुआ। आज की रात भी जैसे तैसे बीत चुकी थी और आज की रात बीतने के बाद अगली सुबह रक्षा के माता पिता घर पर आ चुके थे। घर पर आने के बाद
उन्होंने रक्षा को देखा। रक्षा बिल्कुल सामान्य लग रही थी। हाँ, बस थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही थी। रक्षा के आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ चुके थे। वो गड्ढे देखकर ऐसा लग रहा था मानो महीनों से रक्षा बीमार हो और उसे खाना पानी भी ना मिल रहा हो। अभी 2 दिन पहले तो उनकी बेटी इतनी सुंदर लग रही थी। आज अचानक उसकी सुंदरता को क्या हो गया? माँ अपनी बेटी की ऐसी हालत देखते ही फूट फूट कर रोने लगी और अब उसके ससुराल वालों पर ये इल्जाम लगाने लगी कि 2 ही दिन में तुम लोगों ने मेरी बेटी की ये क्या दुर्दशा कर दी है कि मेरी बेटी इतनी बीमार लग रही है। अब इल्जाम लगाने का सिलसिला चल पड़ा था। दोनों पक्ष एक दूसरे पर इल्जाम लगाया जा रहा था। इधर रक्षा कुछ समझने सोचने के हालत में नहीं थी। रक्षा काफी कमजोर पड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी वो बूढ़ी अम्मा आज भी लगातार बार बार एक ही बात दोहरा रही थी कि किसी ऐसे को बुलाओ जो रक्षा को देखे और रक्षा की जान बचा सके। इस बात पर ससुराल वालों ने तो अभी तक गौर नहीं किया था, लेकिन जिस पिता की लाडली बेटी की हालत ऐसी हो जाए, वो पिता भी ऐसे बातों पर ध्यान ना दे, ऐसा कैसे हो सकता था। उन्होंने तुरंत ही अपने जानने समझने अनुसार एक पंडित को बुलाया और उस पंडित को बुलाकर वो घर पर लेकर आए और पंडित जी घर पर आए। उन्होंने रक्षा को देखा, घर के माहौल को चेक किया। उसके बाद उन्होंने यही कहा, हाँ, आप सबका सोचना बिल्कुल सही है। यहाँ कोई बहुत बुरी, बहुत अतृप्त आत्मा बसी हुई है जो कि आपकी बेटी के साथ साथ आपके पूरे परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन अगर आप समय रहते मेरे गुरु के पास जाएं और जाकर उनसे ये सारी बातें बताकर मदद मांगे तो शायद आपकी बेटी की जान बच सकती है। तब घर वालों ने उनसे उनके गुरु का एड्रेस मांगा। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि उनका एड्रेस तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं उस गुरु की बात कर रहा हूं जिनसे थोड़ी बहुत तंत्र विद्या का ज्ञान मैंने लिया है। तब उन्होंने ये बताया कि इधर से थोड़ी दूर पर एक भयानक जंगल पड़ता है और उसी जंगल में अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको मेरे गुरुजी अपने समाधि में लीन नजर आ जाएंगे। अब ये बात सुनकर परिवार के कुछ लोग, जिनके साथ रौनक भी साथ में उस जंगल में उस तांत्रिक की खोज के लिए निकल पड़ा और जंगल में काफी अंदर जाते 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 आखिरकार उन्हें वो तांत्रिक बाबा मिल चुके थे, क्योंकि वो वहीं पर समाधि में लीन थे। और उनको समाधि में लीन देखकर सारे लोग रोते बिलखते उनके पास पहुंचे। थोड़ी ही देर में उन तांत्रिक बाबा ने आंखें खोली और आंखें खोलने के बाद उन्होंने एक ही सवाल किया, क्यों? रक्षा की जिंदगी बचाने के लिए यहाँ आए हो, लेकिन वो नहीं बच सकती। तुम लोगों ने देर कर दी। अगर तुमने कल ही मुझे बुलाया होता तो शायद मैं कुछ कर पाता, लेकिन अब उसने जिस तरीके से रक्षा के ऊपर कब्जा कर लिया है उसका बचना नामुमकिन है। ये बात सुनकर रौनक और रक्षा के माता पिता तीनों रोते रोते बाबा के चरणों में गिर गए और गिड़गिड़ाने लगे। वो चाहते थे किसी भी तरीके से रक्षा बच जाए। उन्होंने बाबा की बहुत मिन्नतें की। आखिरकार बाबा साथ चलने को तैयार हो गए, लेकिन वो सब यही सोचते हुए घर जा रहे थे कि अब इसका कोई फायदा होगा भी या नहीं। लेकिन रौनक तो बार बार खुद को यही तसल्ली दे रहा था कि नहीं, उसकी रक्षा को कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे ही मन में हजार बातें चलते सोचते वो सब आखिरकार घर पर पहुंच चुके थे। बाबा ने घर के अंदर प्रवेश नहीं किया। उन्होंने
पहले गार्डन से लेकर पीछे के सारे रास्तों तक एक अजीब सी भभूति की सुरक्षा रेखा खींची और उसके बाद उन्होंने कुछ मंत्रों का उच्चारण घर के बाहर से ही शुरू किया और घर के बाहर से ही वो उच्चारण सुनते ही रक्षा अंदर कमरे में ही पागलों वाली हरकतें करने लगी और बाबा बार बार उन मंत्रों का उच्चारण करते जा रहे थे। थोड़ी ही देर में रक्षा अपने कमरे से कूदकर नीचे गिर चुकी थी और बाबा कुछ नहीं कर पाए, रौनक कुछ नहीं कर पाया, वहां कोई भी कुछ नहीं कर पाया। रक्षा की देखते ही देखते जान जा चुकी थी। बाबा ने फिर बताया कि मैंने तो तुम लोगों से पहले ही कहा था कि वो चीज अब रक्षा पर जिस तरीके से हावी हो चुकी है वो रक्षा को किसी भी हालत में छोड़ेगी नहीं। तब बाबा से सबने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे और क्यों। तब बाबा ने सबको ये बात बताई कि रौनक, तुम्हारा रिश्ता पहले जिस लड़की के लिए गया था जो कि रक्षा की बड़ी फुफेरी बहन थी और तुमने उस रिश्ते के लिए मना कर दिया और तुम्हें वहीं रक्षा दिखने के बाद से तुमने रक्षा को पसंद किया और तुम तब से ही रक्षा के पीछे पड़ गए और उससे शादी करना चाहते थे। लेकिन ये बात उसके फूआ फूफा को बिल्कुल भी मंजूर नहीं हुई। फूआ ने इस चीज के लिए जो रस्में करवानी थीं वो रस्में एक तांत्रिक से करवा कर शमशान की सबसे ताजा जली हुई चिता की राख लाकर रक्षा के विदाई वाले दिन उसके खोइचा में बांध दिया था। अब खोइचा क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बिहार यूपी के तरफ जब लड़की शादी करके विदाई के वक्त अपने ससुराल जाने लगती है तब माँ पिता अपना प्यार, अपना आशीर्वाद और कई सारी चीजें जिसमें कुछ अनाज, कुछ पैसा, कुछ हल्दी के टुकड़े और भी जो भी चीजें होती हैं वो डालकर उसके आंचल में बांध देते हैं और ये एक आशीर्वाद होता है माता पिता की तरफ से उसके आगे के सुखी जीवन का। लेकिन ये खोइचा उसकी बुआ ने बदल दिया था जिसमें उन्होंने बड़ी भयानक तांत्रिक क्रिया करवा कर बांधी थी और उसी खोइचा के साथ उसकी विदाई हुई और विदाई के वक्त ही वो चीज इस पर इतनी ज्यादा हावी हो चुकी थी। वैसे भी कहते हैं ना, नई नवेली दुल्हन और हाथों में लगी हुई ताजा मेहंदी, इन चीजों से ऐसी चीजें आप पर जल्दी असर करती हैं और अपना काम भी जल्दी करती हैं। और रक्षा के लिए तो ये खोइचा बनवाया ही ऐसे गया था कि ये चीज़ें जल्दी से जल्दी काम करके 2 से 3 दिन में ही रक्षा की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए या फिर यूं कहूँ कि ख़त्म हो जाए, जो कि हुआ। और ये सारी बातें जानने के बाद रक्षा के माता पिता या रौनक अब कोई भी पछताकर कुछ नहीं कर सकता था। हाँ, बस इतना हुआ कि उस दिन के बाद से बुआ और फूफा दोनों के परिवार से कभी भी कोई भी रिश्ता रक्षा के परिवार वालों ने नहीं रखा। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी खो दी। उसके बाद रौनक की भी जिंदगी लंबे समय तक वैसे ही उजड़ी हुई रही। वो रक्षा को बहुत मिस करता था, लेकिन आखिरकार घर वालों के प्रेशर में आकर कुछ लंबे अरसे के बाद रौनक ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन रक्षा की कमी उसके जिंदगी में कोई भी पूरा नहीं कर सकता था। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी, आपका ऐसा कोई सच्चा एक्सपीरियंस है
तो आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।